जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एचपी पॉइंट पर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं 24 जुलाई के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट और इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। इसमें बेसिकली मैं बात करूंगा द हिंदू के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स मुझे लगे, जहां से मुझे लगा कि पेपर में कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। दोस्तों इसमें अगर मैं एचएस की बात करूं, सो प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से करंट अफेयर्स कवर्ड हैं। या इसके अलावा हिमाचल के बाकी एग्जाम्स जैसे पुलिस पटवारी अगर आप कर रहे हो प्रिपेयर, तो उसके रिलेटेड भी इसमें इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि जब आप करंट अफेयर पढ़ते हो तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आपको पूरा का पूरा पेज ही पढ़ना है, मतलब पूरा न्यूज़पेपर एक एक चीज नहीं। हर एक न्यूज़पेपर में डेली की 2 से 3 ही ऐसी मुख्य खबरें होती हैं जो आपके पेपर के लिए जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं या बनते हैं। तो टाइम अपना इतना ज़्यादा बर्बाद नहीं करना है, हमें अपने स्टैटिक पोर्शन को मजबूत रखना है, राइट? स्टैटिक पोर्शन जिस भी स्टूडेंट का स्ट्रॉन्ग होगा वो फिर उस पेपर को निकाल ही लेगा। तो चलिए फटाफट से टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। और इसके साथ दोस्तों आप मेरा इंस्टा पेज एचपी पॉइंट भी फॉलो कर सकते हो, उसमें कि मैं अब डेली की डेली जो है वो छोटे-छोटे इस तरीके से करंट अफेयर्स अपडेट करता हूँ, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 24 जुलाई द हिंदू की कवरेज है दोस्तों ये। और वर्ड ऑफ द डे जो इसमें आया था वो था प्लैटिट्यूड, राइट? प्लैटिट्यूड के सिनोनिम्स क्या हैं? जैसे क्लीशे या स्टीरियोटाइप, राइट? यहाँ से बच्चा पेपरों में सवाल आ जाता है। सबसे पहली जो हिमाचल प्रदेश के एग्जाम्स के लिए मुझे इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगी वो ये थी कि एंडेंजर्ड हर्ब के बारे में न्यूज़ थी, जिसको कि लोकल भाषा में कुटकी बोला जाता है। ये एक हर्ब होती है, जड़ी बूटी होती है जो कि मेडिसिन्स बनाने में इस्तेमाल होती है। इसका बेसिकली नाम क्या है? पिक्रोराइज़ा कुरोआ। आप इसका साइंटिफिक नेम याद रख सकते हो, साथ में लोकल नेम भी याद रख सकते हो। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज़ होती है और ये आईसीएन की लिस्ट में आती है। आईसीएन का मतलब दोस्तों इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब ऐसे सवाल पेपरों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। डायरेक्टली आपसे इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। कंजर्वेशन इसकी कहाँ हो रही है? मंडी में करी जा रही है। ठीक है, अब इससे होगा क्या कि जो हिमाचल प्रदेश की रूरल इकोनॉमी है उसमें बूस्ट अप देखने को मिलेगा। ठीक है? अच्छा, इसकी लोकेशन क्या है? तो मोस्टली ये 2700 से 4500 मीटर की अल्टीट्यूड पे मिलता है, यानी अल्पाइन एंड सब अल्पाइन रीजन्स में देखने को मिलती है। बस इतने ही पॉइंट इसमें से रखोगे आप। पूरा का पूरा इसमें वो आर्टिकल आया था, उसमें से मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट छाँट के यहाँ रख दिए हैं। तो टाइम बर्बाद नहीं करना आपने, ठीक है? दूसरा एक आर्टिकल में ज़िक्र हुआ था लड़की बहन योजना का। ये कहाँ की है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट की है। अब इसमें क्या-क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं? लेट्स डिस्कस अबाउट दिस, ठीक है? एक तो सबसे बड़ी बात है कि मंथली असिस्टेंस इसमें दी जाएगी कितनी? ₹1500 की, राइट? और वो भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा। इसमें होगा क्या कि 3 फ्री एलपीजी सिलेंडर्स जो हैं वो महिलाओं को दिए जाएँगे हर साल, प्रत्येक साल 3। और इसमें जो टोटल फैमिली की जो इनकम है दोस्तों वो 2.5 लाख पर ईयर से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अब यही सारे के सारे जो फैक्ट्स हैं ना, हम आपके हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़, अलाइड सर्विसेज़, पुलिस, पटवारी उन सब परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है? और एज कितनी होनी चाहिए? 21 से 65 साल होनी चाहिए। अब इसमें आपको पूछा जा सकता है क्या ये स्कीम सभी के लिए ओपन है? तो येस, इट इज़ ओपन टू ऑल। सिंगल अनमैरिड वुमेन विडोड भी हो सकती हैं, डाइवोर्स्ड भी हो सकती हैं, मैरिड भी हो सकती हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग सभी के लिए एप्लीकेबल है। हाँ, इसमें एक चीज़ है कि 4 व्हीलर की जो प्राइवेट ओनरशिप नहीं होनी चाहिए, यानी कमर्शियल आपके पास नहीं होना चाहिए प्राइवेट 4 व्हीलर। एग्रीकल्चर ट्रैक्टर्स वगैरह वो अलाउड हैं, वो एक्सेप्शनल है। तो दिस वाज़ इट रिगार्डिंग इट, ज़्यादा नहीं इसमें घुसेंगे फालतू का, यही इफ़ेक्ट आपको पेपर में आएँगे। उसके बाद दोस्तों अंकारा समिट 2026 की बात हुई है, ठीक है? तो ये पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। अंकारा जो है वो तुर्की की कैपिटल है, तुर्की एक कंट्री है आपको पता ही है, ठीक है? अब क्यों न्यूज़ में थी बेसिकली? न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि यहाँ पे मीटिंग हुई है किसकी? नाटो की। नाटो का समिट था, नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइज़ेशन। बड़ी बार पेपरों में सवाल आता है नाटो से। हॉट टॉपिक रहता है हमेशा, और अब तो फिर भी हॉट टॉपिक है क्योंकि जब से आप देख सकते हो यूएस से ईरान का वॉर है, इज़राइल का, फिर साथ में रशिया यूक्रेन का वॉर है, उसमें नाटो की बड़ी अहम भूमिका है। तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये। सो 1949 में एस्टेब्लिश्ड हुआ है दोस्तों ये अंकारा समिट। नाटो की बात करूँ, 32 मेंबर हैं, लास्ट के 2 मेंबर्स कौन है? स्वीडन, ठीक है? स्वीडन और दूसरा मेंबर भी हमने यहाँ पे लिखा है फ़िनलैंड।
तो 32वां मेंबर स्वीडन है, 31वां मेंबर फ़िनलैंड है। यही जानकारी पेपरों में आती है। ये इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंस है। वाशिंगटन ट्रीटी के बाद दोस्तों ये बना और इसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स में है जो कि बेल्जियम में है। अब थोड़ा-सा इसके ऊपर आते हैं कि 2025 का जो आपका ये जो हुआ था, ये हुआ था हेग में, नीदरलैंड्स में हुआ था। उसमें बहुत अहम बातें करी गई थी। नाटो के दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो पेपर में पूछा जा सकता है, वो ये है कि इसमें 3 न्यूक्लियर पावर मेंबर्स हैं इसके नाटो के, एक यूएसए, एक यूके और एक फ्रांस। इसके बाद हम बात करें, अब इसमें जो आर्टिकल 5 है वाशिंगटन ट्रीटी का, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या बोलता है, ये कलेक्टिव डिफेंस की बात करता है। इसका मतलब अगर एक मेंबर के ऊपर आप अटैक करोगे, इसका मतलब क्या है, बाकी के सभी मेंबर्स के ऊपर ये अटैक माना जाएगा और सभी इसको रिटेलिएट करेंगे। दूसरा, इसमें ये भी बातें करी गई थी जब 2025 में ये हेग में नीदरलैंड्स में हुआ था समिट, उसमें डिफेंस बजट को जो 2.5% था पहले टोटल जीडीपी का, उसको 5% बढ़ाकर करने की बात करी गई थी, राइट? 2035 तक, जिससे कि डिफेंस को और मजबूत करा जाए नाटो के। इसके बाद ये यूक्रेन को सपोर्ट करने की बात करते हैं। दूसरा अ, डाटा इंडस्ट्रियल बेस की बात, डीआईबी की बात करें, इनको मजबूत, इनको रिवाइव करने की बात करी गई, इस स्ट्रक्चर को और मजबूत बनाने की बात करी गई। तो ये मुख्य बातें उसमें हुई थी। बाकी ये बड़ा इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है। फिनलैंड 31st मेंबर 2023 में जॉइन करा, स्वीडन 32nd मेंबर 2024 में जॉइन करा। चलिए, तो ये था इसके रिगार्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट। अगला दोस्तों, ये मेंस के पर्सपेक्टिव के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव स्टूडेंट्स के लिए, ये अलाइड सर्विसेज के लिए, कि राइट टू प्रोटेस्ट एंड लिमिट्स ऑफ पुलिस पावर। आपको पता है अभी जो जंतर मंतर पे हुआ और जो संसद चलो का जो मार्च था उसके ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज में चर्चा का विषय बना हुआ है। इश्यूज क्या है, तो भाई इश्यूज वही है कि कोकरोच जनता पार्टी का आना इंडिया में, उसके बाद चलो संसद मार्च जो उन्होंने रखा था 20 जुलाई को, और रेजिग्नेशन मांग रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का, एजुकेशन मिनिस्टर का, जो कि पिछले कल मिल भी चुका है। धर्मेंद्र प्रधान ने, एजुकेशन मिनिस्टर जो है, उन्होंने रेजिग्नेशन अपना सबमिट करवा दी है। हाउ शुड अ डेमोक्रेसी पुलिस पब्लिक प्रोटेस्ट, मतलब एक डेमोक्रेसी जो वो किस तरीके से पब्लिक प्रोटेस्ट में पुलिसिंग करती है जरा। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो हर नागरिक को अधिकार देता है पीसफुली असेंबल होने का अंडर आर्टिकल 19 1 एंड बी। अब ये प्रीलिम्स के लिए भी आ सकते हैं फैक्ट्स, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर हाँ कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अप्लाइड होती हैं साथ में। अच्छा, क्या सवाल उठता है कि क्या जो सीजेपी का मार्च जो था वो अनलॉफुल था? देखो दोस्तों, उसके भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं उसको मेज़र करने के। भारतीय न्याय संहिता की बात करूँ अगर मैं, तो 5 से ज़्यादा मेंबर्स की असेंबली को अनलॉफुल बोला जा सकता है। लेकिन कब? व्हेन? कब? जब अगर वो कोई क्रिमिनल फोर्स है उसमें, या वो एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ को रेजिस्ट कर रहे हैं, या कोई ऑफेंस कमिट कर रहे हैं, तो 5 से ज़्यादा लोगों की असेंबली अनलॉफुल मानी जाएगी। लेकिन अगर वो पीसफुल हैं, तब उसको अनलॉफुल नहीं माना जा सकता। अच्छा, पुलिस के आर्गुमेंट्स क्या थे इसमें? ये पूरा का पूरा दोस्तों बहुत बड़ा आर्टिकल आया था द हिंदू में, तो उसको मैंने ना अलग तरीके से लिखा हुआ है ये। पुलिस का आर्गुमेंट ये था इसके लाठीचार्ज के ऊपर कि देखो परमिशन नहीं माँगी गई है, ठीक है? और इस तरीके से दिल्ली के अंदर, मेन दिल्ली के अंदर कोई भी मार्च करना अनलॉफुल है। सिर्फ़ इसके लिए आपको एक जंतर-मंतर प्रोटेस्ट साइट बनाई गई है, वो भी विद परमिशन वहाँ आप कर सकते हो, ठीक है? इसलिए हमने टियर गैस या लाठीचार्ज की यूज़ किया ताकि हम क्राउड को डिस्पर्स कर सकें। ठीक है? लेकिन सवाल ये था कि न्यूज़ में ये था कि भैया एक होता है यूज़ ऑफ फ़ोर्स पुलिस के द्वारा, एक होता है एक्सेसिव यूज़ ऑफ फ़ोर्स पुलिस के द्वारा। तो दोनों में डिफ़रेंस है। डिफ़रेंस क्या है, देखो, ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या बोलता है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री जैसा कि हमारा भारत देश है, वहाँ पे डेमोक्रेटिक पुलिसिंग होनी चाहिए। अब डेमोक्रेटिक पुलिसिंग के कुछ आधार होते हैं, कुछ बेसिस होते हैं। सो कौन से आइडियाज़ हैं? सबसे पहली बात ये कि पुलिस जो है वो प्रोटेक्टर है राइट्स ऑफ सिटिज़न्स की या रूल ऑफ लॉ की। तो पुलिस उसको वायलेट नहीं करेगी। या और साथ में पुलिस का काम है कि इंश्योरिंग द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ऑल। तो ये डेमोक्रेटिक पुलिसिंग के कुछ इंपॉर्टेंट आधारभूत स्तंभ होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। अब रिजल्ट्स ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन अगर ऐसा हुआ है वहाँ पे, तो उसके क्या रिजल्ट होते हैं? देखो, रिजल्ट इसके क्लियर ये होते हैं कि लोगों का पुलिस में फेथ डिप कर जाता है भाई, लॉस्ट हो जाता है। दूसरी बात, एक पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक लोगों के मन में डिसरिस्पेक्ट की फीलिंग आ जाती है। गैप क्रिएट हो जाता है सिटीजन्स के बीच में और ये जो पुलिस है, जिनको प्रोटेक्टर्स ऑफ राइट भी बोला जाता है, उनके बीच में, और एक देश में सिविल अनरेस्ट की सिचुएशन जो है वो क्रिएट होती है। तो ये कुछ रिजल्ट आते हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन के। अच्छा, अब पुलिस के लिए कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? तो देखो, पुलिस शुड फॉलो, जब भी ऐसी कोई प्रोटेस्ट की बात आती है, जब भी प्रोटेस्ट से डील करना है, तो पुलिस शुड फॉलो पर्सुएशन, एडवाइस, वार्निंग एंड मिनिमम फोर्स का यूज़ करना चाहिए अगर ज़रूरत पड़े तो। बट दीज़ आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 थिंग्स: पर्सुएशन, एडवाइस एंड वार्निंग।
राइट? तो अब इश्यूज़ इन दिस फ़ोर्स यूज़ में इसमें क्या थे जब पुलिस ने मतलब फ़ोर्स यूज़ किया इसमें। तो देखो सबसे जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ नज़र आए वो ये थे कि पुलिस पुलिस पर्सनल जो थे वो अपने नेम प्लेट्स नहीं पहने हुए थे और कुछ सिविल ड्रेस में थे, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत थी, ठीक है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द बीएनएसएस जो अरेस्टिंग ऑफिसर होता है, ये जो डिटेन कर रहा है प्रोटेस्टर्स को, भाई उसका जो नेम प्लेट है वो एकदम एक्यूरेट, विजिबल और क्लियर आइडेंटिटी होनी चाहिए उसकी, नेम की। ये लिखा गया है, तो अगर ऐसा करना तो ये तो खुद में एक अनलॉफुल हुआ। ठीक है, चलो अब सुप्रीम कोर्ट के रोल की बात करते हैं इसमें। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के रोल की बात करें तो अभी तो आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने डिनाई कर दिया कि हम वीडियो एविडेंसेस को नहीं देखेंगे, दिस इज़ द बेसिस ऑफ आवर टाइम एंड योर टाइम्स टू। ये स्टेटमेंट उनकी थी, अगर आपने सुनी होगी तो। तो उसके कुछ केसेस चलते हैं दोस्तों, पुराने 2016 में केस हुआ अनीता ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कोर्ट ने कहा था कि यूज़ ऑफ एक्सेसिव फोर्स जो होता है वो वायलेट करता है फंडामेंटल राइट्स को। तो इसी के साथ जो उस टाइम पे भी प्रोटेस्टर जो इंजर्ड प्रोटेस्टर्स थे उनको कंपनसेशन दिलवाया था कोर्ट ने, तो अच्छी बात थी। 2018 की बात करें मजदूर किसान शक्ति संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आपको पता ही है इसके बारे में। तो उन्होंने भी कहा था कि अथॉरिटीज़ जो है वो राइट टू प्रोटेस्ट को स्टॉप नहीं कर सकती हैं, कोर्ट ने ऐसा बोला था। ये अधिकार है इस देश के नागरिक को। चलिए दोस्तों, आगे बात करें, एक ये 21st ईस्ट इंडिया समिट हुआ मनीला फिलीपींस में, ये याद रख लेना, प्रीलिम्स के लिए इफेक्ट है। फिर यूएसए की सऊदी अरेबिया के साथ एक सिविलियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और प्री के लिए भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। हुआ कब है? 22 जुलाई 2026 को हुआ ये। इसको 123 एग्रीमेंट भी बोला जाता है। 123 क्यों? क्योंकि यूएस एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1954 की सेक्शन 123 में ये सब चीजें लिखी गई हैं कि यूएसए को क्या करेगा, वो अलायंस कर सकता है उन अपने फ्रेंड्स के साथ, कंपेनियंस के साथ। इसमें एक यूएस की एनर्जी फर्म है वेस्टिंग हाउस, वो इसमें मुख्य भूमिका निभा रही है। तो ये कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने हैं पेपर के लिए। बाकी कंडीशन की बात करें दोस्तों, तो इसमें ये है, कंडीशन किसने रखी है? यूएसए ने। किसके? सऊदी अरेबिया के साथ, कि भैया आपको इज़राइल के साथ आपके जो रिलेशनशिप्स हैं उनको नॉर्मलाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन बदले में सऊदी अरेबिया ने भी बोला कि आप हमें क्लियर एक पाथवे प्रोवाइड करिए जिसके थ्रू हम ये जो पैलेस्टाइन है उसको भी एक फ्री स्टेट का दर्जा मिले, तब हम ये चीज़ें मानेंगे। तो व्हाई इम्पोर्टेंट फॉर यूएसए? यूएसए के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? देखो, चाइना एंड रशिया का इन्फ्लुएंस इस रीजन में बढ़ रहा है डे बाय डे, और वो यूएसए को काउंटर करना चाहता है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, बैलेंसिंग ऑफ पावर इन वेस्ट एशिया रीजन में, पावर को बैलेंस करना, क्योंकि इसके बहुत सारे और डिफरेंट एंगल्स हैं, राइट? दूसरा, इसके बाद एक क्रिटिकल डिप्लोमेटिक डेडलॉक देखने को मिला, किसके बीच में? यूएसए और सऊदी अरेबिया के बीच में। अब यूएसए ने जो है वो उन्होंने इंसिस्ट किया नॉर्मलाइज द रिलेशनशिप विद इजराइल। सऊदी अरेबिया ने इंसिस्ट किया टू मेक अ प्रॉपर पाथवे टू एन इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट, जैसा कि ऊपर मैंने आपको बता ही दिया। तो ये पॉइंट्स आप कोट कर सकते हो दोस्तों, एज इट इज। सो हाउ सऊदी अरेबिया विल बेनिफिट? सऊदी अरेबिया को बेनिफिट कैसे होगा? देखो, सऊदी अरेबिया का एक विजन है 2030, सऊदी विजन 2030। इसमें क्या है कि ये अपने डोमेस्टिक एनर्जी के सेक्टर को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। तो अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट यहाँ पे लगता है तो वो न्यूक्लियर पावर को इस्तेमाल करेंगे डोमेस्टिक डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी में और हाईटेक डाटा सेंटर्स बनाने में। उससे होगा क्या दोस्तों? उससे जो इनका ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी है ना, वो कम होगी, और ये क्या करेंगे, उस ऑयल को प्रिजर्व करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, तो इनकी इकोनॉमी और ज़्यादा बूस्ट करेगी। तो दिस इज़ हाउ इट विल हेल्प द सऊदी अरेबिया, राइट? फिर बात करें भारत के ऊपर इसके इम्पैक्ट क्या है दोस्तों? देखो, वेस्ट एशिया स्टेबिलिटी आएगी रीजन में, तो भारत के लिए अच्छा संकेत है। अच्छा संकेत इसलिए क्योंकि भारत का बहुत इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है गल्फ रीजन में, राइट? ये तो हमें पता ही है। दूसरा, एनर्जी सिक्योरिटी इंडिया की भाई यहाँ से बहुत पूरी होती है। आप जानते हो अभी जो यूएस ईरान का वॉर हुआ, तो जब इंडिया में एनर्जी क्राइसिस की सिचुएशन आ गई थी, बेसिकली हम ये कह सकते, हुई नहीं बट आ सकती थी। इंडियन डायस्पोरा गल्फ रीजन में बहुत है, तो वहाँ से भी ये पैसे कमा के जो भारत में भेजते हैं, तो वो रेमिटेंसेस का बहुत बड़ा स्रोत है भारत के लिए। तो ऐसे पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? और 5वां, आईएमईसी रूट यानी इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, इट विल हेल्प इंडिया टू रिवाइव दिस। बिल्कुल, इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बना रहे हैं यूरोप के लिए, तो या इट विल हेल्प लैंड रूट जो है। सो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट थे दोस्तों, जो मुझे लगे कि आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं 24th ऑफ जुलाई के द हिंदू न्यूज़पेपर से। तो इसी तरीके से दोस्तों मैं यहाँ पे कवर करता रहूँगा करंट अफेयर्स भी, तो आप लोग पढ़ सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, मेरी मेहनत अच्छी लगती है, तो दोस्तों आप सब्सक्राइब कर सकते हो, चैनल को फॉलो कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए। जय हिंद।